हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो क्लास 9 के स्टूडेंट। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि साइंस को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, कौन से चीज़ें हैं या कौन से फिनोमिना हैं, कौन से रूल हैं या कौन से चैप्टर हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंतर्गत। कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत यानी कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत, और कौन से ऐसे चैप्टर हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो हम लोग चलते हैं उसी टॉपिक की ओर। आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मेरी बातें थोड़ा ध्यान से समझना, इतना ध्यान से कि इस चैप्टर को यदि आप समझ जाते हो तो बेसिक कवर होने के साथ साथ क्लास 11th का भी जो चैप्टर फर्स्ट है उसका 30 से 40% हिस्सा आप कवर कर जाओगे, सिर्फ इस चैप्टर को ध्यान से समझने भर से। सॉरी फॉर दैट। सबसे पहली बात आती है कि क्या है भाई जी मैटर। मैटर यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, कोई बवाल नहीं है। मैटर मतलब पदार्थ। मैंने उस दिन बताया जहाँ तुम्हें यह समझाया गया कि केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स और बायो को बीच को मतलब फिजिक्स और बायो को जोड़ती है, जिसको केंद्रिका विज्ञान बोलते हैं, केंद्रीय विज्ञान बोलते हैं। मैंने आपको वहाँ बताया। तो अब उसमें सबसे पहली बात है कि पदार्थ क्या है। वहाँ समझा हमने फिजिक्स में कि ब्रह्मांड की मशीनरी जो है वो फिजिक्स है, और वहीं मैंने बताया था कि ब्रह्मांड जिस वस्तु से बना है, जिन चीज़ों से बना है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी कि वो हर चीज, वो प्रत्येक चीज जिसका द्रव्यमान है, जिसका आयतन है, उसको बोलते हैं पदार्थ। ठीक। अब क्या भाई जी सारी चीजें पदार्थ हैं? तो मैं समझाता हूं, थोड़ा और डिटेल से समझो। जैसे मैंने बोला कि हवा पदार्थ होगी क्या, तो आपने बोला हाँ हवा तो पदार्थ होगी, क्योंकि जहां हम पढ़ रहे हैं, जहां आप पढ़ा रहे हो, हमारे आसपास चारों तरफ हवा है, यानी कि हवा ने जगह घेर रखी है। और अगर हवा ने जगह घेर रखी है तो इसका मतलब है कि हवा पदार्थ हुआ। बहुत अच्छे। अब मैंने बोला कि ध्वनि, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं आवाज भी तो जो गूंज रही है इस रूम में, आपके फोन में, आपके फोन के बाहर, तो क्या ध्वनि भी पदार्थ है? तो आपने बोला नहीं, ध्वनि पदार्थ नहीं है, क्योंकि ध्वनि एक ऊर्जा है। बहुत अच्छे। तो अगर हम इसको डिफिनीशन फॉर्म में समझें कि मैटर की डिफिनीशन क्या होती है, तो डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि वह वस्तु या वह चीजें जो स्थान घेरती हैं या जिनका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक। तो ये देखो डिफिनीशन कि पदार्थ वह हर चीज है जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। ठीक। अब अगली बात है कि द्रव्यमान क्या है। तो यदि किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा जो है, पदार्थ की जो मात्रा है, उसे ही द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक। अगर मैं इस माइक को देखूं तो इस माइक को यहाँ कुछ वेट है इसका, कुछ द्रव्यमान है इसका, कुछ मास है इसका। तो ये जो मास है ये क्या है? ये बता रही है कि ये द्रव्यमान है, और द्रव्यमान होने की वजह से पदार्थ के अंदर कंसीडर होगा। ठीक। लेकिन भाई जी हवा के अंदर तो द्रव्यमान नहीं होता है, ऐसा किसने बोला भाई? आप थोड़ा नोटिस करो। आप कभी टायर वायर अगर बनवाने गए हो किसी ट्रैक्टर या किसी गाड़ी का, तो आप थोड़ा नोटिस करना कि जब आप हवा भरने के पहले उसको लेकर के जाते हो तो हल्का होता है, और हवा भरने के बाद में वो वजन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हवा में द्रव्यमान होता है। बहुत अच्छे। ठीक। आयतन का मतलब है कि वह जो जगह घेर रहा है, क्योंकि अगर ये माइक है तो इसने कुछ अपने आसपास जगह घेर रखी है, इस जगह को ही इसका आयतन बोलते हैं। ठीक। बहुत अच्छे। तो अब आप समझ गए हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। अगली बात आती है कि पदार्थ को पढ़ेंगे कैसे, डिटेल क्या है। तो अगली बात है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो दो तरह से पढ़ा जा सकता है। ठीक। दो तरह से? यस बच्चे, दो तरह से। पहला है पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक प्रकृति के आधार पर। पहला वर्गीकरण क्या है? भौतिक प्रकृति के आधार पर। अब यहां से थोड़ा देखो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ और तुम्हें समझ गए होगे कि अगला जो वर्गीकरण होगा
दूसरा जो वर्गीकरण होगा, दूसरा वर्गीकरण क्या होगा? रासायनिक प्रकृति के आधार पर। ठीक, दूसरा वर्गीकरण क्या है? रासायनिक प्रकृति के आधार पर। ठीक, बहुत अच्छे, यहां तक क्लियर है भाई जी कि हाँ ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है, एक भौतिक प्रकृति के आधार पर और एक रासायनिक प्रकृति के आधार पर। क्या अब इसके आगे भी डिवाइड होके पढ़ेंगे हम लोग? क्या मतलब ये भी आगे होगा, ये भी डिटेल करेगा? तो हाँ, भौतिक प्रकृति के आधार पर हम लोग मेनली, ध्यान से सुनना, मैंने बोला, ए रेड टी शर्ट वाले इधर ध्यान दो, मैंने बोला कि मुख्यतः मेनली जो होता है भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग 3 प्रकार का पढ़ेंगे। लेकिन भाई हम भी तो 3 प्रकार का पढ़ते हैं भाई जी, तो 3 प्रकार के पढ़ेंगे ना, ज्यादा टाइप का होता है क्या? तो हाँ, आगे चल करके हम लोग पता करेंगे, या आगे चल के हम लोगों को पता चलेगा कि पदार्थ सिर्फ 3 टाइप का नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी पदार्थ की अवस्थाएं हैं। हाँ सच में। ठीक, तो भौतिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ जो होता है वो 3 टाइप का होता है। और अब थोड़ा थोड़ा गेस कर सकते हैं आप कि पहला टाइप होगा, द फर्स्ट वन इज द सॉलिड, दैट्स कॉल्ड इन हिंदी ठोस। ठीक, पहला टाइप क्या है? ठोस। दूसरा टाइप है द्रव और तीसरा टाइप है गैस। एक मिनट भाई जी, एक मिनट। हाँ बताओ, अगला डाउट ये बना कि जो भी द्रव है क्या ये वही है जो आप थोड़ी देर पहले लिख करके आए हो? कहाँ लिखा? ये देखो, मैंने लिखा है द्रव्य। द्रव्य मतलब पदार्थ है और द्रव मतलब एक कंडीशन है, एक पदार्थ का टाइप है। समझ पाए आप यहाँ तक? बहुत अच्छे। ठीक, यानी कि भौतिक प्रकृति के आधार पर जो होता है पदार्थ 3 प्रकार का होता है, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ जो होता है वो अलग अलग टीचर, मतलब मैंने कई टीचरों को देखा है पढ़ाते हुए कि कुछ टीचर्स इसको 3 टाइप का बताते हैं, या कुछ बुक्स जो होती हैं वो 3 टाइप का बताती हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बताया आपको, या मैंने बताया आपको कि हम जो ये लेक्चर है ये कुछ इस तरह पढ़ रहे हैं कि कंप्लीट साइंस को कवर कर सकें, एक आगे तक ले जा सकें, मतलब आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। तो रासायनिक प्रकृति के आधार पर मेरे हिसाब से आप जो है थोड़ा हार्ड लेवल का पढ़ो, थोड़ा अपर लेवल का पढ़ो। रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ। अब फिर से एक्साइटमेंट हो गया, जिज्ञासा तुम्हारी जग गई कि अगर एक शुद्ध पदार्थ हो रहा है तो दूसरा तो भाई जी ऑटोमेटिक अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा। तो नहीं, हम अशुद्ध नहीं कहेंगे उसे, ठीक, क्योंकि अशुद्ध कहना थोड़ा सा सही नहीं होगा। हम अशुद्ध की जगह पर उसको कहेंगे मिश्रण। क्या बात है भाई जी, मिश्रण क्या होता है? जस्ट वेट बच्चा, थोड़ी देर इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। ठीक, एक मैंने क्या बोला? एक शुद्ध पदार्थ, एक मिश्रण। ठीक, अब शुद्ध पदार्थ क्या मतलब है कि जिसमें जो पदार्थ मिले हुए हैं वो एक या तो निश्चित अनुपात में मिले हुए हैं या सिर्फ अकेले हैं। ये क्या हुआ बात? ये मतलब नहीं समझ में आई? ऐसे समझो कि शुद्ध पदार्थ जो होता है वो आगे फिर से 2 टाइप में डिवाइड होता है। शुद्ध पदार्थ, तो पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। भाई जी तत्व और यौगिक क्या होते हैं? ठीक, तो इसमें भी परेशान होने वाली बात नहीं है। तत्व का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। भाई जी आप कंफ्यूज कर रहे हो, आप परमाणु क्या है? होल्ड ऑन, थोड़ा इंतजार करो। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 जब हम क्लास 9 का पढ़ेंगे तो वहां हम यही समझेंगे कि परमाणु है क्या। ठीक, तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि तत्व किन्हें कहते हैं कि वे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला हाइड्रोजन, ठीक, जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन, जैसे मैंने बोला सोडियम। भाई जी ये क्या लिख रहे हो? लिख आप मीनिंग कुछ अलग टाइप की लिख रहे हो, बोल कुछ और रहे हो। तो ये प्रतीक चिन्ह है। एक स्पेसिफिक वीडियो में आपको बना करके दूंगा जिसमें बताऊंगा मैं कि तत्वों को किन प्रतीक चिन्हों से जाना जाता है और ये इसका इतिहास क्या है, मतलब कैसे ये आए प्रतीक चिन्ह, पहले किन नामों से जाना जाता था, किसने बताया, अभी भी क्या इन्हीं नामों से जानते हैं, सब कुछ। ठीक, अगला टाइप है यौगिक, मतलब रासायनिक प्रकृति का शुद्ध पदार्थ का अगला टाइप जो है वो है यौगिक। यौगिक का मतलब होता है कि जो अलग अलग तत्वों से या 2 या अधिक तत्वों से मिलकर के बना है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में। हाँ, निश्चित अनुपात में मतलब बोलना जरूरी है। यौगिक का मतलब जैसे हमने H और O को मिलाया, ठीक, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो फिर वहां पर हमारा जल प्राप्त होगा। तो जो यौगिक होगा वो जल में प्राप्त होगा। आप वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाना, मैं बाद में इसको नीचे कर लूंगा, आप चाहना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक, यौगिक का मतलब जहां एक निश्चित अनुपात में हो, जैसे कि H2O। ठीक भाई जी, हम तत्व और यौगिक दोनों समझ गए कि जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें तत्व कहेंगे,
जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं और एक निश्चित अनुपात में बने होते हैं, उनको क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं एक निश्चित अनुपात में, उनको यौगिक बोला जाएगा। बहुत अच्छे, ठीक। अब अगला टाइप जो है वो है मिश्रण। मिश्रण भाई जी क्या है? मिश्रण भी आगे दो टाइप का होता है। भाई जी कुछ ज्यादा डिटेल तो नहीं कर रहा? नहीं भैया, ऐसे ही पढ़ा जाता है। यदि आप इससे कम पढ़ रहे हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक। मिश्रण में फर्स्ट टाइप है समांगी मिश्रण। फर्स्ट टाइप क्या है? समांगी मिश्रण। और दूसरा टाइप है विषमांगी मिश्रण, ठीक, या असमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक। ये क्या है भाई जी? समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है, ठीक। तो ऐसे समझो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले हों और वो पूरी तरह से घुल जाएं तो उनको बोलेंगे समांगी मिश्रण, ठीक। आप अपने नोट्स निकाल के बैठ सकते हो, आप अपनी बुक्स निकाल के बैठ सकते हो, आप केवल अच्छे से पढ़ो, ध्यान से मेरी बातों को सुनो, ऐसे ही याद होता रहेगा। रिपीट करो मेरे साथ। दो या दो से अधिक पदार्थों से बने हुए मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। या जो पूर्ण रूप से घुले होते हैं उनको समांगी मिश्रण कहते हैं। एक मिनट भाई जी, अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि अगर दो या दो से अधिक परमाणु या यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व या परमाणु मिलाए जाते हैं तो उसके बाद यौगिक बनता है। यहां आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, समांगी मिश्रण बनता है। तो समझो, समांगी मिश्रण में निश्चित अनुपात नहीं है। आप मेरे यहाँ आए, मैंने आपको, चलो आप चीनी और पानी का घोल, यानी कि जैसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में शरबत बोलते हैं, मैंने आपको शरबत पिलाया, ठीक। आप किसी और के यहाँ गए, उसने भी शरबत पिलाया। आप किसी और के यहाँ गए, उसने भी शरबत पिलाया। क्या तीनों यहाँ के शरबत, तीनों लोगों के यहाँ के शरबत सेम मात्रा में मीठे होंगे? ऐसा हो सकता है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई जी, ठीक। तो इसका मतलब है कि वहाँ का जो अनुपात है वो निश्चित नहीं है। तो ऐसे मिश्रण जो होंगे वो क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण, लेकिन घुले हुए हैं, ठीक। विषमांगी मिश्रण का मतलब है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिले हो, या दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण जो पूर्ण रूप से घुला हुआ ना हो, उसको क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि मिट्टी और पानी का घोल, मिट्टी और पानी का घोल मैंने मिला दिया, ठीक। जब मिट्टी और पानी का घोल आप बनाएंगे तो यदि आप कोई एक बीकर लेते हैं या कोई आप गिलास लेते हैं तो उसमें ऊपर की तरफ दूसरे तरह की घुली हुई मिट्टी कम घुली होगी और नीचे की तरफ ज्यादा मिट्टी होगी और कुछ सतह में बैठी भी होगी, कुछ सतह में मिट्टी नीचे रह जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब है कि संपूर्ण रूप से एक समान घुला हुआ नहीं है। और जब संपूर्ण रूप से एक समान घुला हुआ नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर क्या है? वो विषमांगी मिश्रण है, ठीक। अब चलते हैं आगे। पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण, मतलब पदार्थों के कुछ अपने गुण होते हैं। जैसे पदार्थों का एक गुण है कि इनके कणों के बीच में गतिशीलता होती है। ये क्या भाई जी बता रहे हो? मतलब पदार्थ के अंदर जो कण हैं, जो परमाणु हैं, पदार्थ के अंदर जो कण हैं वो लगातार गतिशील हैं, मतलब चल रहे हैं। तो हाँ, पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं और उनकी इस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। ये क्या भाई जी बात हुई? ब्राउनी गति क्या है? जस्ट होल्ड, मैं अभी आगे चल के इसी वीडियो में बताऊंगा आपको कि ब्राउनी गति किससे कहते हैं, ठीक। इसके बाद मैंने बोला कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान यानी कि एक कण दूसरे कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। उन वो कणों और कणों के बीच में, एक दूसरे के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसको अंतरा अणुक स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरा अणुक स्थान। अभी आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे फिगर के माध्यम से। परेशान ना हो, कोई सिंगल चीज नहीं छोड़ूंगा, जैसा प्रॉमिस किया है वैसा ही पढ़ाऊंगा, ठीक। इसके बाद मैंने देखो तीसरा नियम मैंने बोला है कि कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, यानी कि एक कण दूसरे कण को आपस में खींच लेता है, चिपकाए रहता है, और इस आकर्षण बल को अंतरा आणविक बल या अंतरा अणुक बल बोलते हैं, ठीक भाई जी। इतना तो मेरा क्लियर हुआ। इतना हम समझ गए कि पदार्थों के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, पदार्थों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ गुण होते हैं, और वो गुण में तीन गुण मैंने मेनली बताया आपको कि कणों के बीच जो कण होते हैं पदार्थ के वो गतिशील होते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है जिसको अंतरा अणुक स्थान के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ मैंने बताया कि कणों के मध्य आकर्षण बल होता है जिसको अंतरा आणविक बल बोलते हैं, यानी कि उनके बीच का जो आकर्षण बल है उसको अंतरा आणविक बल बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक। अब चलते हैं हम लोग आगे समझते हैं कि अंतरा अणुक स्थान होता क्या है। अगला क्या है? अंतरा अणुक स्थान। तो चाहो तो आप हेडिंग डाल सकते हो अंतरा अणुक स्थान। तो मैंने एक ऐसे नॉर्मली मैटर ले लिया है, एक मान लेते हैं कि वो किसी एक पदार्थ का टुकड़ा है, ठीक।
और जो ये मैंने मैटर लिया हुआ है तो इसमें तुम थोड़ा गौर से देखो कि जैसे ये एक परमाणु है, ये सर्कल जो है वो सभी के सभी परमाणु हैं, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। तो इनके बीच का ये देखो गैप दिख रहा है, ये 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 गैप दिख रहा है। तो ये जो गैप है, जो एक दूसरे परमाणु यहाँ पर नहीं है, इस गैप को ही अंतरा अणुक स्थान कहते हैं, यानी कि इस रिक्त स्थान को ही क्या बोलते हैं? अंतरा अणुक स्थान बोलते हैं। यानी कि दो परमाणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरा अणुक स्थान बोला जाता है। आप डेफिनेशन लिख सकते हो, दो परमाणुओं के मध्य स्थान को ही अंतरा अणुक स्थान बोलते हैं। बहुत अच्छे, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। इसके बाद में एक और गुण देखा था हम लोगों ने, जिसको बोला था अंतरा अणुक बल या अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल का मतलब होता है कि परमाणु जो होते हैं वो एक दूसरे को चिपकाए रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये अंतरा आणविक बल अभी चल के आगे बार बार रिपीट होगा। मैं कहूँगा जब ठोस द्रव गैस पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसमें अंतरा आणविक बल कम है, इसमें अंतरा आणविक बल ज़्यादा है। डायरेक्ट ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था पर जाने से पहले मुझे ये चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा वहाँ समझने में आसान रहे कि इनके बीच किन तत्वों के बीच का या किन पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बीच का अंतरा आणविक स्थान कम होता है या ज़्यादा होता है। ठीक, तो यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद में मैंने एक वहाँ पर बोला था कि कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। तो गतिशील तो समझ में आया था कि मतलब गति में कर रहे हैं। ये गतिशील कैसे पता चलेगा मुझे? ब्राउनी गति क्या होती है, तो हम लोग थोड़ा डिटेल से समझना कि किसी भी पदार्थ के, ध्यान से सुनो पहले, कि किसी भी पदार्थ के कणों की अनियमित गति को, किसको? अनियमित गति को, मतलब कोई सर्टेन नहीं कि नहीं पूर्व से पश्चिम दिशा में ही जाएगी, पश्चिम से पूर्व दिशा में ही जाएगी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। किसी भी पदार्थ के कणों के मध्य अनियमित गति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ बोलो, क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। जैसे कि मैंने एक पदार्थ लिया है, ये एक विलयन है, और इसमें लाइपेजियम डाल दिया है। क्या डाल दिया? लाइपेजियम, एक पाउडर आता है, ठीक, और इसमें लाइपेजियम डाल दिया। और इसके बाद में जब हम इसको देखेंगे तो लाइपेजियम के जो कण होते हैं छोटे छोटे, कोई इस दिशा में जा रहा है, कोई उस दिशा में जा रहा है, कोई उस दिशा में जा रहा है, यानी कि उसके कण अलग अलग दिशा में गति कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये गति है, जो इस तरह की गति है, जो एक अनियमित गति है जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, इस तरह की गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। बहुत अच्छे, ठीक, तो यहां तक आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला एक शब्द है, एक अगली डिफिनेशन है, जिसको हम लोग डिटेल से पढ़ लें ताकि आगे आने वाली चीजों में समझ में आए। यह है विसरण। ठीक, विसरण का मतलब होता है कि दो पदार्थों का, ठीक, दो पदार्थों का स्वतः एक दूसरे में मिल जाना ही विसरण कहलाता है। समझ पाए? दो पदार्थों का स्वतः एक दूसरे में मिल जाना विसरण कहलाता है। जैसे आप सोच के देखो कि मैंने क्या किया, कि मैंने ऐसा समझो कि मैंने क्या किया कि एक बॉक्स लिया, एक बीकर लिया, ठीक, और जिसमें कुछ मात्रा जो है मैंने पानी की भर दी, ठीक, कुछ मात्रा मैंने पानी की भर दी, ठीक। अब इसमें क्या किया कि मैंने छोटा सा, इसमें जो है ये विजिबल नहीं होगा कलर, तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। इसमें जो है छोटा सा एक चम्मच मैंने मान लो ग्लूकोन डी डाल दी या नमक डाल दिया, ठीक। और नमक जैसे डाला तो तुम देखोगे कि नमक सतह से थोड़ी देर बाद ऐसे नीचे की तरफ जाएगा और पूरी तरह घुलता हुआ, मतलब पूरी तरह नहीं, घुलता हुआ चला जाएगा। तो जो ये घटना है, ठीक, मतलब स्वतः मिल गया ना, तो जो ये घटना है इसे क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। यानी कि पदार्थों का एक दूसरे में स्वतः मिल जाना या स्वतः घुल जाना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अब चूंकि विसरण पढ़ रहे हैं और हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो ये बात और थोड़ा डिटेल से समझो कि जो मिश्रण होता है वो जो विसरण होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अब भाई जी ये अनुक्रमानुपाती क्या आ गया? अनुक्रमानुपाती समझ लो या समानुपाती समझ लो। ऐसे समझो कि ताप बढ़ाने पर विसरण का मान भी बढ़ जाता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो चीजें जो घुली हुई हैं, जो स्वतः घुलने के लिए आई थी, उनके घुलने की जो दर होती है वो और ज्यादा हो जाती है। ठीक भाई जी, तो ये मुझे कहाँ देखने को मिलेगा? मतलब मुझे कैसा पता चलेगा कि ताप बढ़ाने पर जो विसरण है उसका मान बढ़ जाता है? तो थोड़ा ध्यान से सुनो आप मेरी बात। आपने कभी घर में चाय बनते हुए देखी है? ऑब्वियसली है कि सबने देखी होगी, बनाई भले ना हो लेकिन बनते हुए तो देखी होगी। जब आप उसमें चीनी डालते हो
ठीक। और थोड़ी सी गैस तेज कर देते हो या टेम्परेचर अगर आप इंडक्शन में बना रहे हो तो आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी उबलने लगती है, जल्दी जल्दी करने लगती है। तो इसका मतलब है कि उसमें विसरण की प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। बहुत अच्छे, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, यानी कि अभी तक हम पदार्थ की अवस्थाओं पर नहीं आए थे, ठीक। और ये पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं ये अभी हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, यानी कि पदार्थ का भौतिक प्रकृति के आधार पर जो वर्गीकरण किया है हम लोग उसके आधार पर आए हैं। और पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन भाई जी मैंने तो 3 पढ़ा है, हम कक्षा 8 तक 3 पढ़ते आए हैं, मुझे पता है आप 9th में भी 3 पढ़ोगे, लेकिन मैंने बोला ना कि हम कंप्लीट साइंस पढ़ रहे हैं, हम एक कंप्लीट नॉलेज गेन कर रहे हैं। इसके बाद आपको कहीं से भी पदार्थ के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक। पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की एक अवस्था होती है ठोस। क्या होती है, ठोस, ठीक। ठोस क्या है, ठोस के बारे में डिटेल से बताओ। ये सब कुछ 1% भी परेशान ना होना, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक। अगली पदार्थ की जो अवस्था है वो है द्रव, ठीक। अगली पदार्थ की जो तीसरी अवस्था है वो है गैस। क्या भाई जी ऐसे ही बोला जाएगा, मतलब पहली दूसरी, मतलब पहली ठोस दूसरी द्रव, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से जैसा सुगमता रहे, आप पहले गैस बोलो, बाद में द्रव बोलो, सबसे लास्ट में ठोस बोलो, आप पर डिपेंड है। मतलब कुल 3 अवस्थाएं ये मेन वाली हो गई, और ये भी एक चौथी अवस्था है प्लाज्मा। अब ठोस द्रव गैस तो हम लोग अक्सर बातें करते रहते हैं, प्लाज्मा क्या है, ठीक। इसके बारे में हम लोग पदार्थ की अवस्था का एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम सिर्फ पदार्थ की अवस्था पढ़ेंगे, ठोस द्रव गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और वहाँ डिटेल से समझेंगे कि ये क्या है, नया बवाल क्या है, मतलब ये साइंस के जादू में जीने का जो नया तरीका है, ये प्लाज्मा, ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये क्या है। अगली अवस्था जो है ये है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। हमारे देश के बहुत ही महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और विश्व के बहुत ही महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर इसका नाम रखा गया है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक। समझ पाए आप यहाँ तक, ठीक। तो आज के लिए हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं तक छोड़ के जा रहे हैं आपको। मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसकी एक सिंगल डेफिनेशन आप लिखेंगे, ठीक। यदि आपको कहीं पर भी कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप बेझिझक अपना भाई मान करके कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई जी यहाँ पर मुझे समझा दो आप, तो उसको मैं या तो अगले वीडियो में समझा दूंगा या मैं शॉर्ट वीडियो स्पेशली आपके लिए बना करके अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं समझा दूंगा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक। पदार्थ की अवस्थाएं तक क्लियर। अब हम एक लोग अगर चाहें तो हम एक बार पूरा रिवीजन कर सकते हैं समरी रूप में। मैंने पहले पढ़ा मैटर, यानी कि वो हर चीज़ जो जगह घिरती है जिसका द्रव्यमान आयतन है उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मैटर का जो है मैंने डेफिनेशन दिया, उसके बाद मैंने बोला कि मैटर को 2 टाइप से क्लासिफाइड करते हैं, ठीक। ये प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको, जस्ट वेट। ये कुछ ऐसे हैं, ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, ये आप लिख लेना कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। इसके बाद ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया, और पदार्थ के अभिलक्षण गुण भी करा दिए जिसमें मैंने बताया आपको कि कण गतिशील होते हैं, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और कणों के मध्य आकर्षण बल लगता है, जिसको एक अलग नाम दिया गया सबको। कणों के बीच का जो स्थान है उसको अंतराणुक स्थान कहा गया, मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया। अंतराणुक बल यानी कि जो कणों के बीच का जो आकर्षण बल है उसको अंतराणुक बल कहते हैं, जिसमें एक कण दूसरे कण को आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित करता रहता है, ठीक। इसके बाद मैंने ब्राउनी गति पढ़ा, जहां मैंने लाइपेजियम का पाउडर डाला और मैंने दिखाया आपको कि कैसे कण अनिश्चित दिशा में गति करते हैं, अनियमित गति करते हैं, और अनियमित गति को ही क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति बोलते हैं। फिर विसरण पढ़ा, जहां ये पता चला है कि स्वतः घुलने की प्रक्रिया को या स्वतः पदार्थ को एक दूसरे में संयोजित होने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। और साथ ही ये भी बताया कि ताप बढ़ाने पर विसरण का जो दर होता है, जो विसरण की दर होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि ताप अगर बढ़ाओगे तो विसरण थोड़ा सा तेज होगा। इसके बाद में मैंने पढ़ा कि पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक। तो वहां पता चला कि पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। द फर्स्ट वन इज ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको पहले से इनवाइट करता हूँ कि मैं अगला नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आ जाऊँगा। और आपको थोड़ा सा आप बुक में जाकर के देखना, चैप्टर का लगभग 30% हिस्सा मैं इस छोटे से वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक। तो ये आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के साथ, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।
तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक, जय हिंद।